हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेहतर है, या उसके बजाय आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेहतर है, या दोनों में क्या ज़्यादा बेहतर है, किसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, किसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों का कंपैरिजन और दोनों का थोड़ा डिस्कशन जो है इलेबोरेटली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के ऊपर कंसर्न रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को अगर चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह मार्केट प्लेसेस में, ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस में सेल करना। ये बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहते हैं तो बेसिकली इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें आपका खर्चा कितना है। अगर आप एक बेसिक लेवल का भी स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस, तो इसमें आपका क्या खर्चा आप ये देखिए। सबसे पहले आपको तो एक ऑब्वियसली कंपनी की जरूरत पड़ेगी जिसमें जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की अगर बात की जाए तो आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या कोई भी कंपनी हो, और उस कंपनी के ऊपर एक आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए। बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट की जो जरूरत पड़ेगी वो एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर कैमरा अच्छा हो, प्रोफेशनल हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग बिना कैमरे के मोबाइल से भी फ़ोटो स्नैपिंग करते हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटो शूट करते हैं। मगर मोबाइल से अगर आप शूट करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल। यहाँ पे हम प्रोफेशनल बिजनेस की बात करना चाहते हैं। वो मोबाइल से जो खींच के आप डालते हैं वो बहुत से शुरुआत में करते हैं, मगर दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड ये है कि आप जो है एक प्रोफेशनल कैमरा लीजिए, बहुत महंगा ना भी लीजिए तो एक डिसेंट कैमरा लीजिए आप, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचने के लिए आपको एक बेसिकली कैमरे की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी प्राइस 30, 35, 40 के आसपास, 35,000 के आसपास मिल जाएगा आपको एक डिसेंट कैमरा। उसके बाद आपको लाइट्स लेने की जरूरत पड़ेगी जो कि 12-15 हज़ार के आसपास मिल जाएगी, और एक ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिसके जरिए आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्टिंग कीजिएगा आप बेसिकली। तो यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इक्विपमेंट की बात बताई हमने और डॉक्यूमेंटेशन की बात बताई। इसके अलावा उसके बाद आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा या प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कितनी खर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एक प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप 200 रुपये का एक प्रोडक्ट डाल सकते हैं, चाहे तो आप 50 रुपये का एक प्रोडक्ट डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1000 प्रोडक्ट डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1 लाख प्रोडक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आपको इतने पैसों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री लिस्टेड होगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, चाहे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट में, उतने आपके चांसेस हैं कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो ये बेसिक खर्चा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स की बात है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या प्रोक्योर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं ना, आपको इस बारे में ये नहीं पता है कि ये सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सेल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे या अपने अंदाजे से आप प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद रहे हैं, या आप थोड़ा सा आउटर रिसर्च कर ले रहे हैं कि लग रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, या कुछ टूल यूज़ करके आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की टूल्स भी अवेलेबल होती है, पेड भी फ्री भी, आप उनके बेसिस पे कुछ रिसर्च कर ले रहे हैं और उस प्रोडक्ट को आप डाल दे रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि जो आप डाल रहे हैं आपको वाकई में सेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि आपने तो डाल दिया, लिस्टिंग कर दिया, आपने मान लिया आपने 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, 100 के 100 प्रोडक्ट आपके सेल होंगे कि नहीं सेल होंगे, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते, कोई भी श्योर नहीं हो सकता है। आप ये सोच चलते हैं कि चलो 100 डाला है, हो सकता है किसी ना किसी की लिस्टिंग कोई सेल आज आ जाए, किसी की कल आ जाए, किसी की 1 महीने बाद आए। तो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट इन्वेंट्री खरीदना पड़ता है, खरीद के आपको स्टोर करना पड़ता है अपने ऑफिस में, या अपने जो ऑफिस में होता है जिसको बोलते हैं छोटा सा वेयर हाउस टाइप का, वहाँ पे बहुत से अलमीरा में आपको सजा के ऐसे ऐसे आपको करके रखना पड़ता है कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जितने भी अपने लिस्ट किए हुए हैं
उनकी सेल कभी भी आ सकती है, आज आए, कल आए, परसों आए, 2 महीने बाद आए। ये ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सेल आए ही नहीं, वो आपका माल रखा का रखा स्टक होकर आपके वेयर हाउस में या आपके ऑफिस में पड़ा रह जाए और वो अल्टीमेटली बाद में जो है वो बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, गंदा हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, वो ना भी चले। तो ये सब ई कॉमर्स में होता है। जो इन्वेंट्री है उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसका लॉस जो होगा वो भी आपको हो सकता है। और सेल आने की बात है, सेल ऑब्वियसली सेल आते भी हैं, बहुत से लोगों के सेल आते हैं, मेरे भी सेल आते हैं, मगर क्या है कि सब प्रोडक्ट के सेल आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट डाले हैं, 10 के सेल आ जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और जितने प्रोडक्ट में खरीदे हैं वो पैसे जो हैं आपके, वो तो पैसे आपके एक तरह से स्टक होकर रह गए ना, जो आपको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं कैपिटल आपका जो है, वो जो आपने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है उसमें आपके स्टक हो गए। आपने जो इन्वेंट्री खरीदी हुई, जब तक वो सेल नहीं होंगे आपके पैसे वो इन कैश नहीं हो पाएंगे, वो स्टक रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये हल्का सा एक साइड हमने ओवरव्यू दिया आपको ई कॉमर्स बिजनेस का। अब इसके अगेंस्ट हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या होता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो वही आपको एक कंपनी करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, कोई भी कंपनी का ये हो सकता है, एंटिटी हो सकता है, लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। कंपनी के बाद आपको जीएसटी की ऑब्वियसली वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा वहाँ पे आपको एक चीज़ जरूरत पड़ेगी एडिशनल, जिसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं, इसको आईसी नंबर बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी कीमत जो है, इसकी जो प्राइस बोलिए, फीस बोलिए, वो 500 रुपीज़ है। और ये ज़िंदगी भर के लिए आपको एक ही बार देना पड़ेंगे पैसे, और ये आपका ज़िंदगी भर चलेगा, ये कोड मिलेगा। मतलब 500 रुपये आपको एक बार कोड आपने निकाल लिया अपनी कंपनी के नाम, अपनी जीएसटी के नाम, और वो लाइफ टाइम जब भी आप एक्सपोर्ट कीजिएगा उसी कोड से आप एक्सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद आपको कोई और चार्ज वार्ज फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस कोड के लिए। तो ये 500 का एक बार का खर्चा है, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोड मिल गया बस। इसका मतलब ये है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑथोराइजेशन मिल गई कि अब आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का बेसिकली यही मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपको ऑथोराइजेशन दे दी है, कि इजाजत दे दी है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए और कोई खास ऐसा बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए कि एक्सपोर्ट में जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उसकी चांसेस क्या है कि आपके माल बिकेगा। आप क्या अंदाजे से खरीदते हैं जैसे कि आप ई कॉमर्स में करते हैं? तो नहीं, एक्सपोर्ट में आप अंदाजे से माल नहीं खरीदते हैं। ई कॉमर्स में आपने क्या किया था, बहुत सा माल आपने अंदाजे से या रिसर्च करके खरीद लिया था आपने, और आपको ये पता नहीं था कि वाकई में ये सेल होगा भी या नहीं होगा, या कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा। आप बिल्कुल बैठे हुए थे किस्मत के भरोसे कि शायद मेरा ये माल निकल जाए, शायद मेरा ये माल बिक जाए, आपको कुछ पता नहीं था। मगर एक्सपोर्ट में तो ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट में तो आपको पहले ऑर्डर मिलेगा, जिस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर मिलेगा उसके बाद आपको उसको खरीदना पड़ेगा, या बनवाना पड़ेगा, या प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट के ऊपर या अंदाजे से काम नहीं हो रहा है। आप जो माल खरीदिएगा वो आपका 100% बिकेगा, क्योंकि आप उसी माल को खरीद रहे हैं जिसका आपको ऑर्डर मिला हुआ है। ये श्योर हो गया कि यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि ई कॉमर्स में रिस्क फैक्टर था, अगर माल नहीं बिका आपका तो आपका क्या होगा। अगर मान लीजिए 10 प्रोडक्ट में से आपके 5 बिक गया, 5 भी फंस गए आपके, तो वो पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा था। एक्सपोर्ट में रिस्क फैक्टर नहीं है, आपका माल जो आपका ऑर्डर आया है वही आप खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका पूरा का पूरा बिक जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या थी कि ई कॉमर्स में आपका जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल जो है, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वो आपका फंसा रहता है कि जब तक वो बिकेगा नहीं, आपका पैसा वहां से निकलेगा नहीं, वो फंसा पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट में आपका ऑर्डर मिला, उस हिसाब से आपने माल खरीदा और आपने शिपमेंट करा दी। 180 दिन बहुत से बहुत मैक्सिमम माना जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर आप 1-2 हफ्ते में भी अगर आप आसपास की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 1-2 हफ्ते में या 3-4 हफ्ते में भी आपकी जो है पेमेंट की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका पैसा फंसता नहीं है। माल वहाँ पे गया, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हुई और आपका पैसा रिलीज हो गया। पैसा आपके हाथ में आ गया, आपके कैपिटल के साथ साथ, आपके प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल भी आपके हाथ में आ गया। तो यहाँ पे कोई पैसा स्टक नहीं होता है। ये टेंशन नहीं है कि मेरा आधा माल बिकेगा और आधा पड़ा रहेगा। पूरा माल बिकेगा आपका, क्योंकि वो आपने बनवाया उसके लिए, उस ऑर्डर के बेसिस पे बनवाया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए आपके हिसाब से क्या बेहतर है। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट बेहतर है। एक्सपोर्ट में आपको कोई रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं ना। अब बात की जाए कि कितना खर्च आएगा, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि ई कॉमर्स में खर्च जो आ रहा था वो बेसिकली कैमरा लेना पड़ा था, आपको एक प्रोफेशनल कैमरा लेना पड़ा था, लाइट्स लेनी पड़ रही थी प्रोफेशनल जो है, और उसके अलावा आपको कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ रही थी। ये सब बेसिक वहाँ पे खर्चा था। तो एक्सपोर्ट में, और उसके अलावा इन्वेंट्री का जो प्रोडक्ट है वो खर्चा था। प्रोडक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं थी। एक आप खरीदिए, 10 खरीदिए, 200 रुपए का खरीदिए, 2000 का खरीदिए, 2 लाख का खरीदिए। यहाँ पे वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन उस चीज़ की नहीं थी। मगर एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं ना। आपको आपका बेसिकली काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको ऑर्डर लाना है। आपको ऑर्डर मिल गया, जितने का ऑर्डर मिला आपको उतना ही का माल खरीदना है। और आपको जब
परचेस ऑर्डर मिलता है तो परचेस ऑर्डर के बेसिस पे परचेस ऑर्डर आपका हो सकता है, मान लीजिए 2,000 रुपए का भी हो, 20,000 का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है। तो जितने का परचेज ऑर्डर मिलेगा उतने ही का आप माल खरीदिएगा, मगर जो भी आप माल खरीदिएगा वो 100% आपका सेल हो जाएगा। वहाँ पे ये चांस नहीं है कि आपको ये डर नहीं है कि आपने मान लीजिए 2 करोड़ का माल खरीद लिया है, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा डर है कि आप मान लीजिए ज़्यादा माल खरीद लीजिएगा, अगर वो नहीं बिकेगा तो आपको फंस जाएगा। मगर एक्सपोर्ट में आपका जो माल भी आपका ऑर्डर है, आपने पूरा खरीदा और पूरा वो एक्सपोर्ट हो गया, पूरा वो बिक जाएगा। वो जो बायर है वो पूरा खरीद लेगा, इंपोर्ट कर लेगा और आपको पैसे भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम है। चाहे ऑर्डर छोटा आया तो आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ऑर्डर बड़ा आया तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब ये है कि मान लीजिए आप, आमतौर से लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, जबकि एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो रिस्क ज़्यादा नहीं है। तो आमतौर से एक्सपोर्ट लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको छोटे ऑर्डर भी मिलते हैं एक्सपोर्ट में, बड़े भी मिलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बड़े ऑर्डर को ना लीजिए, रिफ्यूज़ कर दीजिए, छोटे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर तरह के ऑर्डर एक्सपोर्ट में मिलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हो तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि एक्सपोर्ट में पैसे डूब जाते हैं या डूब सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट में पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबता है। एक्सपोर्ट में पैसा जब भी डूबता है जब आपने कोई पेपर व गलत किया है, और पेपर व गलत आप जब भी करिएगा जब आपको एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो आपको एक्सपोर्ट में उतरने से पहले अच्छी खासी थोड़ी चीज़ें सीखने पड़ती हैं, नॉलेज आपको लेना पड़ता है। अगर आप नॉलेज ले लीजिएगा, जो भी टाइम लगे, थोड़ा बहुत वक्त लगे, इस चीज़ों को सीख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट ये समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक टर्म्स इनको आप समझ लीजिए, इसके ऊपर आप काम कीजिए, तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा एक्सपोर्ट में। तो और एक्सपोर्ट में अब अगर बात की जाए कि मार्जिन की बात की जाए ई कॉमर्स के हिसाब से और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन के हिसाब से, तो ई कॉमर्स में मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी इंडियन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आपको प्रॉफिट के तौर पे मिलने वाले हैं। और एक्सपोर्ट क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, आप यूएस में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, हो सकता है कतर में कर रहे हो, तो ये सब कंट्रीज़ में आपको करेंसी डिफरेंस होने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन एक्सपोर्ट में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट में हर्डल ज़्यादा है या ई कॉमर्स में हर्डल ज़्यादा? हर्डल की बात करते हैं, मतलब परेशानी की बात करते हैं या मेहनत की बात करते हैं। ई कॉमर्स में आपको जब ऑर्डर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे ही ऑर्डर है आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है। पहले तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है, आपको टाइम स्लॉट उसका फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रिंट वगैरह करना पड़ता है, जो आपके स्लिप हैं उसको प्रिंट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको पैकिंग करना पड़ती है, फिर रखना पड़ता है, फिर कुरियर जाके करना पड़ता है या कुरियर वाला आता है तो उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। ये सब है ई कॉमर्स में, जो इंडियन ई कॉमर्स है। अब एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में कितनी मेहनत है? एक्सपोर्ट में आपकी मेहनत ये है कि आपको मार्केटिंग करना है, एक बार मार्केटिंग करके आपको एक बार बायर पकड़ लेना है। बायर पकड़ने के बाद आपको उसको एक बार एक्सपोर्ट किया, एक बार एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सीएचए से बात करना पड़ेगी, सीएचए फॉरवर्डर से बात कर लेगा, शिपिंग लाइन से बात कर लेगा, ये सब वो खुद ही कर लेता है। आपको बेसिकली अच्छा सीएचए पकड़ने की जरूरत है और आपको बायर ढूंढ के उसको कन्विंस करके उससे परचेस ऑर्डर लेने की जरूरत है। परचेस ऑर्डर आपको जैसे ही मिल गया, आपने यहाँ सीएचए की मदद से डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया और करने के बाद आपने एक बार शिपमेंट कर दी। एक बार शिपमेंट हो गई, अगर आपका इंपोर्टर या बायर आपके प्रोडक्ट से, आपकी प्राइसिंग से, आपकी कम्युनिकेशन बिहेवियर से हैप्पी है, आपसे कन्विंस्ड है, सेटिस्फाइड है, तो फिर वो आपको दोबारा फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। ई कॉमर्स में रिपीटेडली ऑर्डर एक बायर को आमतौर से आदमी नहीं देते हैं। मान लीजिए आपने एक हैंडबैग आप बेच रहे हैं, किसी ने खरीद लिया, दोबारा वो थोड़ी आपको याद रखेगा कि हमने ये हैंडबैग इस ई कॉमर्स के बायर से खरीदा था, वो नहीं याद रखेगा। मगर एक्सपोर्ट में क्योंकि आमतौर से डील जो होती है, एक तौर से अगर देखा जाए तो B2B टाइप का यहाँ पे है। एक्सपोर्ट क्या है? B2B भी है, मतलब आप भी बिजनेस कर रहे हैं, जो आपसे खरीद रहे हैं इंपोर्टर जो है वो भी आमतौर से बिजनेस ही कर रहा है, वो जो है एंड यूजर तो नहीं होता है ना एक्सपोर्ट में, तो वो आपको याद रखता है, वो कनेक्ट रहता है आपसे कि दोबारा उसको माल की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका अच्छा माल लगा तो आपसे ही फिर वो कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे ही माल लेगा। तो यहाँ पे रिलेशन बिल्ड होने की वजह से रिपीटेड ऑर्डर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में मिलते हैं। एक बार मेहनत हो गई, एक बार बायर मिल गया, एक बार आपने शिपमेंट कर दी, वो रिलेशन आपका जब तक आप बिजनेस में, जब तक वो बिजनेस में, हो सकता है वो बिजनेस आपको लाइफ टाइम तक आपको बिजनेस देता रहे और रिपीटेड यहाँ से आपकी शिपमेंट उससे होती रहे। तो एक बार थोड़ी सी मेहनत करिए आपने, और बाकी जो टेंशन है यहाँ से माल वहां ले जाना, ये करना, वो करना, वो सब काम सीएचए करता है। सारा का सारा काम सीएचए, आपको नहीं करना है। ये पूरा काम सीएचए का है। आपको क्या करना है? बायर कन्विंस कर लिया, उससे ऑर्डर लेने की आपको कोशिश करना है, ऑर्डर मिल गया, फिर आपको जो प्रोडक्ट है, आइटम है, वो प्रोक्योर करना है, ये आपका काम है। तो ऑर्डर के जो बात की जाए अगर, या प्रोडक्ट की बात की जाए, तो बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने
आप एक बार गया, आपने मिला, आपने उनका माल देखा, अच्छा लगा, आप उनकी डील हो गई कि ये माल है। नेक्स्ट टाइम आपने उनको खुद बोल दिया कि आपका माल ये है, आप इस पोर्ट में पहुंचा दीजिए, इस CHA के हैंड ओवर कर दीजिए। आप अपने ऑफिस में अपने घर में बैठे हुए हैं, सप्लायर खुद प्रोडक्ट माल जो है वो डायरेक्ट CHA के ऑफिस से पहुंचा देगा, या CHA आके सप्लायर से ले लेगा। यहाँ पे भी आपकी मेहनत बिल्कुल खत्म हो गई। मगर एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगी कि माल जहां से प्रोक्योर आप करिएगा उससे आपको देखना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर CHA खुद ही माल यहाँ से उठा लेगा, उठाने के बाद वो एक्सपोर्ट भी कर देगा। आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपको ऑब्वियसली करने की जरूरत पड़ेगी, मगर एक बार 2 बार शिपमेंट हो जाने के बाद सब कुछ एक ऑटोमेटेड टाइप का बन जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और रिकरिंग है, रिपीटेड है, बार बार आएगा। एक्सपोर्ट डोमेस्टिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो आप बेचते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, इससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मगर एक्सपोर्ट में आपको सीखने की जरूरत है। आप सीखिए चीजों को ताकि आपका लॉस ना हो। अगर आप सीखे बगैर कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, हो सकता है आप कुछ बात ना समझिए बायर की, फिर भी आप हाँ कर दीजिए और वहां पे आपका लॉस हो जाए। तो ये सब थोड़ा सीखिए, सीखने के बाद आप एक्सपोर्ट में आइए, फिर आपको बहुत मजा आएगा। फिर ये जो ई-कॉमर्स आप करते हैं ना, Amazon, फ्लिपकार्ट, इसको आप पूछिएगा भी नहीं, इसमें इतना कम प्रॉफिट है और हर्डल भी ज्यादा है, सरदर्द ज्यादा है। माल भेजा, रिटर्न आ गया, 50 रुपए तो फायदा होता है एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आमतौर से छोटे मोटे प्रोडक्ट में, वो रिटर्न आ गया, आपका प्रॉफिट क्या होगा, उससे ज्यादा आपका चलेगा कुरियर में। तो इतनी परेशानी लेके, इतनी मेहनत, इतनी सरदर्द लेके इतने कम प्रॉफिट के लिए मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता है। मगर लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये ईजी है, ये कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट से ईजी है, या लोगों को लगता है ये ईजी है, यही वजह है। और एक और बात है कि एक्सपोर्ट लोग क्यों नहीं करते हैं, कि लोग समझते हैं कि इंग्लिश बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट में। तो हाँ, ये बात तो है कि एक्सपोर्ट के लिए आपको इंग्लिश आने की जरूरत है, मगर आपको अंग्रेजों की तरह इंग्लिश आए ये जरूरी नहीं है। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आते हैं तो भी आप बायर से बात कर सकते हैं, ठीक है। बायर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम जिससे बात करें वो इंग्लिश का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो। बायर बस आपकी बात समझ ले, आप उसकी बात समझ लीजिए। इतनी फंक्शनल इंग्लिश भी आपको अगर आती है तो आप एक्सपोर्ट की डील क्रैक कर पाइएगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के जरिए आपको काफी नॉलेज मिल चुकी होगी कि आपको एक्सपोर्ट करना है या ई-कॉमर्स करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर एक और बात कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में जो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वो पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे, तो हमको एक और बात क्लियर कर देने दीजिए यहाँ पे कि 1-2 बार आपकी शिपमेंट हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको बैंक से लोन मिल जाता है। परचेस ऑर्डर आया, उस परचेस ऑर्डर का बैंक में दिखाइएगा, बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यह है कि शुरू में जब आप एक्सपोर्ट करने उतरिएगा तो फिर आपको उस वक्त बैंक लोग फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को बैंक जो है एंटरटेन नहीं करेगी, वेलकम नहीं करेगी। 1-2 बार एक्सपोर्ट हो जाता है तो फिर बैंक भी आपके ऊपर रिलाई करती है, बैंक आपको खुद लोन देती है सामने से आके। तो पैसों की बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। 1-2 बार एक्सपोर्ट आप कर लीजिएगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, हर चीज ऑटोमेटेड टाइप हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता है तो ई-कॉमर्स कीजिए। वहां भी बहुत से लोग कर रहे हैं, कमी प्रॉफिट सही, हर्डल ही सही, मगर वहां भी बहुत से लोग कर रहे हैं। आप वो कर सकते हैं, वो हम भी कर रहे हैं और हम भी उसको भी करते रहेंगे साइड से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।